गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन के रुकन राना मोहम्मद अशरफ ने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। राना मोहम्मद अशरफ का कहना है कि इस बार हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहिदा होगा। तहरीरी मुआहिदे के बगैर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। दिसंबर की हड़ताल में हुकूमत के वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मूलगीर पहिया जाम हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर गुड्स ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर राना मोहम्मद अशरफ। उनसे बात करते हैं। राना साहब, बताइएगा, दिसंबर में भी हड़ताल की, 6 महीने बाद दोबारा हड़ताल, इस बार क्या होने जा रहे हैं? सर जी, जो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो दिसंबर में हड़ताल की थी ना, वो जो गवर्नमेंट सिंध और पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ जो हमारे साथ मुआहदे किए, जो मामला उन्होंने ओके किए, जी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, आपको सब मुतालबात हम मान रहे हैं, लेकिन वो मुतालबात झूठे निकले, जिस वजह से वो फिर 6 महीने हमारे लग गए। अभी इशू तो चला सिर्फ डीज़ल के ऊपर, जो सुबह और है, शाम और है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा और 16-19 है जो गाड़ियाँ हमारी जब्त हो रही हैं। फिर मोटरवे का मसला है, फिर टूल प्लाजों का मसला है, फिर उसके बाद एक्साइज कस्टम का मसला है। ये मामला जो है ना, ट्रांसपोर्टरों को जीने नहीं दे रही ना। ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी 3 करोड़ की होती है, एक कांस्टेबल आके उसको ड्राइवर को थप्पड़ मारता है, ड्राइवर को रोड पर मुर्गा बनाता है। लेकिन ये चीज़ें देख कर ना, हमारी जितनी भी टीम है, मलिक शहजाद अमान साहब है, मलिक शेर खान साहब हैं, और जो भी जितने भी आल पाकिस्तान इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट के जितने भी लोग हैं, सारे इसमें सरापा एहतजाज हैं। और इंशाल्लाह जब तक अभी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत कोई भी मुतालबात लिख के नहीं देंगे ना, इंशाल्लाह वो हम उसको नहीं मानेंगे। ये हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। राना मोहम्मद अशरफ मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि इस बार वफाकी हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा होगा और जब तक ये मुआहिदा नहीं हो जाता उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा रोज है। ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमत ने पहले ही मुश्किलात में इजाफा कर रखा था। अब हड़ताल के बायस काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। सामान की लोडिंग के दौरान वजन के हिसाब से मिलने वाला बोनस भी आमदन का हिस्सा था, वो भी खत्म हो गया है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद। जी राबेल। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का आज जो है वो तीसरा रोज़ है और आज भी जो है वो आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स ऐसे ही खड़े हुए हैं, लोडिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स हज़रात जो है वो किस कदर परेशानी के में मुब्तला हैं। उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि 3 दिन हो गए, आज हड़ताल का तीसरा रोज़ है, घर को किस तरह मैनेज करें? जाहिर सी बात है, जब लोडिंग होती थी तो आप लोगों को उसके ऊपर बोनस भी मिल जाया करता था। ज़ाहिर बात है, जब कारोबार चलेगा तो हमारा भी निज़ाम चलेगा ना। कारोबार बंद हम कहाँ चलेंगे? गुड ट्रांसपोर्ट का तो कसूर नहीं है, कसूर सारा हुकूमत का होता है। हुकूमत अगर इनके ताउन करेगी तो हमारा भी कुछ कारोबार चलेगा, हमारे भी घर की दाल रोटी चलेंगे। हम परदेश लोग आते हैं, परदेसी से, ठीक है, कोई मजदूर तबका है, यहाँ पे मजदूरी करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए। अगर उनके पीछे बच्चे हैं मासूम है, 500 रुपये 1000 रुपये में वो किस तरह गुजारा करेंगे अपने घर का? तो ये हुकूमत को अपील की जाती है, प्लीज़ हम पे गौर किया जाए, इस चीज़ के ऊपर गुड ट्रांसपोर्ट का ताउन किया जाए, हमारे साथ भी ताउन किया जाए। हम ज़िदारी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और सदर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। बिल्कुल, कुछ और भी ड्राइवर से भी बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे बता दें कि भाई हर लोडिंग पे आप लोगों को जाहिर सी बात है कि बोनस के तौर पे भी मिल जाएगा, तो अभी जो है वो कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को इस हड़ताल की वजह से? और दूसरा, मुतालबात अभी तक माने गए हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि ये छोटी मोटी हमारा जो है ना छोटा सिस्टम है कि इनको हम लोगों ने जो है ना बड़ी हाई लेवल के जो सिस्टम है उनको साथ लेके चलना हमारी जो है ना मजबूरी है। हमारा शौक़ नहीं है कि ये छोटे सिस्टम हम लोग अपना बंद करें। हमारे लिए छोटे छोटे मसले हैं, वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमारा जो है ना खुद जो है ना साथ होते हैं। बड़ा सिस्टम नहीं है तो इसकी वजह से ये ज़ाहिर है कि हमारा चलो अल्लाह का शुक्र है, गाड़ियाँ अपनी हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। ये ट्रक अड्डे की छोटी लेबर होती है, ये लेबर के लिए बहुत मसला है। इनके लिए जो है खाने का पीने का इनका ये मसला नहीं। परदेसी तो है, हर बंदा परदेसी है, एक ज़िंदगी का इंसान का हिस्सा है एक, तो ये इनके लिए बहुत मसला है। इनके मसले के लिए जो है ना ये हमारे हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारी जो लेबर है, ख़ास कर ये ट्रक अड्डे के जो बड़े अड्डे वाले हैं, सर्वर है, इनको ज़्यादा सोचना चाहिए लेबर के बारे में। बाकी ये हाई वाला मामला ये इनका अपना है, छोटी लेबर का जो है ना ये गौर करनी चाहिए। बात तो यही है, बस बाकी अल्लाह का निज़ाम है ये। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर ड्राइवर्स मौजूद है, उनका यही कहना है कि डीजल के रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा हो रहा है। ऐसे में आज तीसरे रोज़ भी जो है वो गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल जारी है। उनका यही कहना है कि घर चलाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि लोडर में जो है वो जब भी लोड होता था सामान तो कोई ना कोई उनको ऊपर से बोनस मिल जाया करता था, लेकिन अब जो है वो हड़ताल होने की वजह से उनके लिए गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि अब किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे, बल्कि मुतालबात की मंजूरी की नोटिफिकेशन के इजरा से ही हड़ताल खत्म करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड है, बिलखुसूस हॉक्सबे रोड पे, मारीपुर रोड पे जो ट्रक स्टैंड है, यहाँ पे माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और इस हवाले से जो है तमाम तर जो जगह हैं जहाँ पे पोर्ट्स हो गए या फिर गोदाम हो गए, मिल्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग का अमल जो है वो बंद है। और जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कोशिश ये है कि वफाकी हुकूमत बिलखुसूस जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री है वो इनके तमाम तर मुतालबात माने, और यही मुतालबात जो कि सिंध हुकूमत की सतह पर भी है वो भी जो है वो माने जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलिक शेर खान, इनसे जानते हैं। मलिक साहब, पिछली दफ़ा भी मुज़ाकरात हुए थे, इस बार मुज़ाकरात में क्या आप चाहेंगे, क्या हो जिस पे आप हड़ताल ख़त्म करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, हमारे मुतालबात वही है जो 8 अगस्त को हमने हड़ताल की थी, उस के अंगेज अभी हड़ताल दोबारा हुई है कि हमारे जो काम जितने भी पेंडिंग से जिसके ऊपर मीटिंग और मिनट्स के ऊपर साइन करके गए थे वो वहीं का वहीं पड़े हैं। तो अब हमारे मसला जो मेन मसला है हमारा एक्सल होल्ड का है, दूसरा मसला हमारा SRO का है 1619 का पाकिस्तान कस्टम का, तीसरा मसला हमारा टोल प्लाजा है। और ये जो मसले थे उस टाइम भी थे, अभी वही मसले हैं, 1-2 मसाइल उसके अंदर और आए हैं। तो हम चाहते हैं जब तक हमारी ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हड़ताल जारी और सारी रहेगी। नदीम अख्तर आनाई जो कि जनरल सेक्रेटरी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के, नदीम साहब ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत से वाबस्ता यानी कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? विफाक का तो इन्होंने बता दिया मलिक शेर खान ने, सिंध हुकूमत क्या तहरीरी तौर पर आपके मुतालबात मानेगी, वो भी आप तब हड़ताल ख़त्म करेंगे या फिर उनकी यकीन दहानी में कर देंगे? 8 दिसंबर की हड़ताल में हमसे सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहदे किए थे जिसपे इन लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें सर फहरिस्त हॉक्सबे ट्रक स्टैंड के मेम्बरान को नादरन बाईपास पर 1000 एकड़ जगह देने की बात हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि पहले फेज में आप 350 एकड़ जगह ले लें। वो अभी तक तातुल का शिकार है मामला। अभी हमारा बिल्कुल ये जानियन मुतालबा है कि जो हमारे काम जिसमें देखें ऑयल और डीजल की जो प्राइस है उसमें हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का इंटरनेशनल मामलात हैं, हम उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। उसमें भी हम कहते हैं हमने कभी ये नहीं कहा कि आप डीजल ना बढ़ाएं, हम कहते हैं आप डीजल बढ़ाने की जो लिमिट आपने पहले रखी थी माहाना बुनियाद पे उस पर चले जाएं, हम इस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जिन कामों पर किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं होना, बजट पे इफेक्ट नहीं होना, किसी और काम पे इफेक्ट नहीं होना, अब ये अगर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो हमारी हड़ताल नहीं खुलेगी। ये पूरे पाकिस्तान का फैसला है। ठीक है, वाज़े तौर पे कह दिया, 2 टोक मौक़िफ़ है नदीम अख्तर आनाई और मलिक शेर खान का कि अब किसी भी लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जब दिसंबर में हड़ताल की थी उस वक्त यकीन दहानियाँ हुई और कुछ तहरीरी तौर पे भी क्या गए, लेकिन ताहाल इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। लेकिन अब इनका कहना है कि हड़ताल उसी वक्त ख़त्म होगी जब इनके मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होंगे। जी। कोरंगी नंबर 5 फ्लाईओवर जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नासिर शाह का दावा, कहा फ्लाईओवर की तकमील से कोरंगी के शहरियों को आमदोरफ्त में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का शाहराह भुट्टो, कोरंगी कॉस्वे और फ्लाईओवर्स का दौरा। शाहराह भुट्टो से मुल्हिका सड़कों के काम में तेज़ी लाने की हिदायत। शाहराह भुट्टो के अतराफ तज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। DHA से आयशा मस्जिद तक राब्ता सड़क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। किसी तरक्याती मनसूबे को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। कराची के अहम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। मीर रज़ा अली कत्ल केस DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। कमेटी पहले से होने वाली तहकीकात का सरनो जायजा लेगी। तहकीकाती कमेटी मकतूल की दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। कमेटी केस से मुतालिक CCTV फुटेज भी देखेगी। इजलास के बाद तहकीकाती कमेटी जाए वक़्फ़ा का मुआयना करेगी। कमेटी मीर रज़ा अली के वालिदैन से भी मुलाकात करेगी। मीर रज़ा के वालिद ने नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, DIG आमिर फारूकी अच्छी शहरत के अफसर हैं। तहकीकाती कमेटी मेरे बेटे के कातिल की हकीकत सामने लाएगी। नई तहकीकाती कमेटी से इंसाफ की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से, जो कि मीर रज़ा के घर के बाहर मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं अब तक? देखिए, बिल्कुल मीर रज़ा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी जो है वो अब बनाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था और पुलिस के जो DIG हैं
आमिर फारूकी जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन के तौर के ऊपर सिंध पुलिस में इस वक्त सर्व कर रहे हैं, उनको कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। इसी के साथ साथ 3 SSPs जिसमें SSP अली रज़ा जो है वो कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और उन्हीं के साथ साथ SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल और SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान जो है वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसी के साथ इंस्पेक्टर एक हैं जमान टाउन के जो कि SIO हैं, उनको भी जो है वो इस केस में मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी जो है वो आज इजलास करेगी और उसके बाद मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं उनसे मुलाकात करेगी। तहम उसके वालिद जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, नई तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था पहले कि तहकीकात सही नहीं हुई, इस कमेटी के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे, पुलिस की कैसी कारकर्दगी रही है अब तक? देखें, जो पिछली कारकर्दगी थी वो आपके वज़ीर दाखिला साहब ने उनको तहलील कर दिया, CM हाउस से तहलील हुई वो, और उनकी कारकर्दगी सही नहीं थी तो उनको तहलील किया गया। सही होते तो उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। और मैं तो IG साहब की भी जो वो उन्होंने मीडिया पे कहा था उसको भी लेना चाहिए था CM साहब को, और उस पर भी उनको बात करनी चाहिए थी कि क्यों उन्होंने ऐसे बयान दिए। जी बिल्कुल, कल आए थे और हमें जुडिशल कमीशन का भी बोला, जिसको हमने अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पेश आएगी तो हम ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो आमिर फारूकी साहब की सरबराही में जो टीम बनाई गई है उसको देखते हैं 4-5 दिन में इंशाल्लाह ये क्या रिस्पांस देते हैं। अगर ये रिस्पांस इनका भी हमें कुछ ऐसा अलग नज़र आया तो डेफिनेटली, थोड़े बहुत कराची के हम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखी है, गलती हमारी है कि हम इस शहर में रहते हैं और इधर के पैदावार हैं, गलती हमारी है सारी, मेरे बच्चे की गलती है, इधर कारोबार शुरू किया, मेरे बच्चे की सारी गलतियाँ हैं कि इधर कारोबार शुरू किया, इधर मेहनत की, स्ट्रगल किया और अपनी जान दे दी, बेदर्दी से इसको मारा। हमारी लाश, उस बच्चे की लाश के ऊपर और उसके जो दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ, हमने कब्र कुशाई कराई है, उसके ऊपर भी खेला जा रहा है, ठीक है। आप बयानात देखें TV के ऊपर, मैं तो परेशान हूँ कि क्यों ड्यूल चीज़ें आ रही हैं ना, ड्यूल बातें क्यों की जा रही हैं। आपको तो वो करना चाहिए कि चले, इंसान से गलतियाँ होती हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से गलतियाँ हुई और इसको हम बेहतर करते हैं, हम बच्चे के मर्डर को ढूंढते हैं, नहीं ये बात नहीं हो रही, खामियां निकाली जा रही हैं। क्यों निकाली जा रही हैं, किस लिए किया जा रहा है, ये किसको बचाया जा रहा है? ऐसा ना करें। हम पहले दिन से बता रहे हैं कि गेस्ट हाउस, उसमें पीछे से रास्ता है, मैं बता रहा हूँ, आज मीडिया वीडियो चला रही है, पीछे से गेट बता रही है उसका जंगल की तरफ, हम पहले दिन से बता रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी हम देखें, मैंने ये भी बात की थी कि करनी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद है जिन्होंने इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, ठीक है, तो मौजूद है। हो सकता है आमिर फारूकी साहब हमें इंसाफ दिला दें। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ये तमाम चीज़ें तो हम देख रहे हैं और केस क्योंकि हाई प्रोफाइल हो चुका है और वज़ीर दाखिला आपके पास आते हैं, मेयर कराची आते हैं, इंसाफ की यकीन दहानी भी आपको कराते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे केस के अंदर? जो एक और अहम किरदार है आपके बेटे का, जो बिज़नेस पार्टनर है, वो मंज़िल आम से काफ़ी गायब हम देख रहे हैं उसको, क्योंकि उसका अभी तक कोई बयान ना मीडिया पर आया ना पुलिस ने उसका कोई बयान हमसे शेयर किया। यकीनी तौर के ऊपर जो लेन देन के वाक़यात होते हैं उसके अंदर पार्टनर का बड़ा किरदार होता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये लेन देन का काम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स तो हर कोई लेके कर रहा होता है, बिजनेस बहुत इन्वेस्टमेंट लेके लोग कर रहे होते हैं, ये कुछ और चीज़ है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी कल, मेरा यही सवाल था वज़ीर दाखिला साहब से कि जब से बच्चे ने उधर, उस बच्चे ने, वो फर्स्ट क्लास का उसका दोस्त है, जब से उस बच्चे ने, हमने ही तफसीलात दी ना, उन्होंने हमसे ही पूछा ना तो हमने दिया, बच्चा फर्स्ट क्लास का दोस्त है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं फर्स्ट क्लास के। जब से उनसे तफ्तीश की तो उनको क्या थ्रेट ऐसा पुलिस ने दिया कि वो मंजर आम से गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? मैं गुजारिश करूंगा इस टीम के साथ कि ये जो हम गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं उसकी बताएं, हमारे से कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। 11-12 दिन डिले करने के बाद ख्याल आया इधर आने का, क्यों माँ बाप की दुआई नहीं सुन रहे थे, हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हम बोले जा रहे थे कि इसको मर्डर किया, हम क्या गलत थे अपने बच्चों के चक्कर में? अब उसको डिफेंड करने चले आप उसामा को डिफेंड करने चले, क्यों? आज उसकी रिपोर्ट कल शाया हुई है ना, उस कपड़ों की केमिकल की जो रज़ा ने पहने हुए थे, तो उसके कपड़ों पे तेज़ाब है जी पूरा। तो ये आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे मीडिया पे आके कि भाई जो गलती होनी थी हो गई? इंसान है सर, इंसान से ही गलती होती है, कोई फरिश्ते थोड़ी हम कि हम गलती नहीं करेंगे। तो पुलिस वाले भी इंसान हैं,
وہ بھی غلطی کر سکتے. چلے ہو گئی غلطی, آپ یہ تو بولے جو غلطیاں ہو گئی اب ان کا سدھار کریں گے. رپورٹ آ گئی ہے, ایک پروفیشنل لوگوں کی 8 ٹیم کے لوگوں کی رپورٹ بنائی گئی ہے انیشل, اور وہ بھی ایز پر لا قانون کے مطابق مجسٹریٹ کی موجودگی میں سارا کام ہوا. تو اب آپ اس کو چیلنج کرنے چلیں, کیوں بھائی, کیوں کس لیے, کس کو روکا جا رہا ہے؟ 12 بجے کیوں رات میں رپورٹ نکالی گئی؟ ہم چاہیں گے کہ عامر فاروقی صاحب کو ہم بالکل ان کو سپورٹ کریں گے, ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اگر دیکھیں گے 4-5 دن میں اگر وہ ان کا رزلٹ ہمیں کچھ صحیح نہیں لگا تو ڈیفینیٹلی جہاں ہم نے اپروچ کرنا ہوگا اور جس وے میں جانا ہوگا وکیل صاحب کے جبران ناصر کے ساتھ کنسرن کر کے ہم اس وے میں جائیں گے. جو نئی تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ کب ملنے کے لیے آئیں گے یا آپ لوگ کو کب؟ آج کا ہے, انشاءاللہ جس ٹائم پہ ہوگا آپ لوگ کو پتہ لگ جائے گا. انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی, مگر مجھے ٹائم ابھی کنفرم نہیں ہے. جزاک اللہ. دیکھیں بالکل تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ آج مقتول کے والدین سے جو ہے وہ ملاقات کرے گی. تمام زاویوں سے تحقیقات جاری ہے. جو 2 پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں ان کی باریک بینی سے جو ہے وہ تحقیق کی جاری ہے, جائزہ لیا جا رہا ہے. جو روایت ہیں جس میں CCTV فوٹیجز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اب تک کی جو تفتیش ہے اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو گیسٹ ہاؤس کا ذکر کیا جا رہا ہے, پولیس نے عارضی طور کے اوپر اس کو سیل بھی کیا ہوا ہے. تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. گیسٹ ہاؤس کس کا ہے, میر رضا وہاں پر کیا کر رہے تھے, کتنے بجے گئے تھے, کون کون تھا, جیو فینسنگ ابھی یقینی طور کے اوپر کی جائے گی اور اس کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا. جی ٹھیک ہے سلمان, آپ کا بہت شکریہ. مصطفیٰ عامر قتل, سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن سے کیس کا ریکارڈ منگوا لیا. مقتول کی والدہ کہتی ہیں ملزم تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے, جبکہ عدالت کا کہنا ہے کہ تاخیر ہوئی تو ملزم برسوں تک جیل میں سڑتے رہیں گے. مزید بتائیں گے شوکت قرائی. دیکھیں یہ اپنے دوست کے ہاتھوں ہی قتل ہونے والا عامر مصطفیٰ کا کیس ہے. ان کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا. یہ کافی مشہور کیس تھا, ارمغان جس کے ملزم ہیں اور وہ جیل میں ہیں. عامر مصطفیٰ جو مقتول ہیں ان کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جو ان کا کیس ہے, ان کے بیٹے کا کیس ہے, وہ تاخیر کا شکار ہے. مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیس چل نہیں پا رہا اور تاخیر ہو رہی ہے. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا کہ اس تاخیر کی وجہ سے انہیں انصاف نہ ملنے کی امید ہے, اور عدالت اس کا نوٹس لے تاکہ اس کا کیس جلدی پورا ہو اور ان کے بچے کے جو قتل ہوا تھا ان کے ساتھ انصاف ہو. اس موقع پر عدالت نے ان کے ابتدائی دلائل سننے کے بعد ٹرائل کورٹ سے اور پروسیکیوشن سے پوری ایک تفصیل منگوا لی ہے کہ اب تک جو کیس چلایا گیا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کتنے وٹنس آئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ملزمان کی جانب سے جو ہے نا کس طرح تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں عدالت نے منگوا لی ہیں اور آئندہ سماعت پر اس کا جائزہ لے گی. لیکن دوران سماعت عامر مصطفیٰ کے والدہ کے جو وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ جو ملزم ہے ان کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی ان کا وکیل نہیں آتا, کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیس چل نہیں پا رہا. تو عدالت نے کہا کہ کیس کو چلنا چاہیے. اگر کیس ملزمان کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ کئی سال لگ جائیں گے اور ملزم کو ضمانت بھی نہیں ملے گی. عدالت نے آئندہ سماعت تک تمام تفصیلی ریکارڈ جو ہے طلب کر لیا ہے. جی ناقص سروس فراہم کرنے اور علاج معالجہ کرانے کا معاملہ ضلع شرکی کی کنزیومر کورٹ میں کیس کی سماعت. عدالت نے آغا خان اسپتال کو درخواست گزار خاتون کو 5 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے تقریباً 18 لاکھ روپے کے متنازع اضافی بل کی ادائیگی سے مریضہ کو بریوزمہ قرار دیا. مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف. جی جواد. جی ناقص سروس اور ناقص علاج معالجے کا معاملہ ہے. کنزیومر کورٹ شرقی کی عدالت نے آغا خان ہسپتال پر ہرجانہ جو ہے انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے درخواست گزار خاتون کو. جو خاتون کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ SM علی جعفری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جعفری صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کورٹ کا حکم کیا آیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جواد. کورٹ نے ہمیں کمپنسیشن ادا کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کی بریف فیکٹس یہ ہیں کہ چونکہ ہمارا علاج معالجہ سب سٹینڈرڈ اور سب پار آپ کہہ لیجئے کہ سٹینڈرڈ سے کم معیار پر ہو رہا تھا, تو جس وقت ہم زیر علاج تھے اس میں ہم نے عدالت کے ذریعے نوٹس تو آخر میں بھجوایا, سب سے پہلے میل بھی کی, اور جو پیشنٹ ایکسپیرینس ڈپارٹمنٹ ہے
उस तक रीच आउट भी किया कि हमारी मुश्किलात हैं उनको सॉल्व करें, लेकिन हस्पताल ने इस पर कोई कान नहीं धरे। सब्सिक्वेंटली हमें कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी ईस्ट में, और हमने प्ली ये ली कि हमारा इलाज गलत हुआ है। और इलाज की जो तफसीलात हैं उसमें जाए बगैर मैं आपको बताऊं कि हिप सर्जरी थी, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सब्सिक्वेंटली आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को जो ट्यूब लगाई जाती है, CVC या जो पाइप लाइन उनको डाली जाती है, उसके तहत उनको जो है ना वो तकलीफ़ शुरू हुई, और उसको रिमूव करने के लिए भी जो इदारा है उसने हमसे डिमांड किया कि हम सर्जरी करवाएं और उसके पैसे अलग से चार्ज करने लगे हमसे, जो कि एक रूटीन का प्रोसीजर है। तो देखिए, जब एक छोटी सी चीज़ को रिमूव कराने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा आपका ऑपरेशनल फेलियर है। बहुत आयरनी इसकी जो है एक लतीफ़ नुक्ता वो ये कि इस SSDS को बनाने वाले और सिग्नेटरीज़ जो है वो बहुत से अस्पताल हैं, जिसमें से एक आगा खान फाउंडेशन भी है। जब आप ये देखिए कि सिग्नेटरी अस्पताल ही अपने खुद बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को वायलेट करेगा, तो दीगर अस्पतालों को तो आप छोड़ दें जो कि गली मोहल्ले में मौजूद है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो सर्विस अस्पताल में फ़राहम की गई उससे खातून को काफ़ी नुकसान भी हुआ, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून को बतौर मुआवजा 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया है, जबकि जो कानूनी मुकदमे की मद के अखराजात में 2 लाख रुपए अदा करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। जबकि SM अली जाफरी साहब का ये भी कहना था कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जानिब से एक नुक्ता उठाया गया कि कानूनी मुद्दत गुजर चुकी है, ताहम उन्होंने उसका भी भरपूर जवाब दिया, जिसको अदालत ने तस्लीम करते हुए अस्पताल पर जो है वो हर्जाना किया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह का कुरंगी ऑटिज्म सेंटर का दौरा। खातून अव्वल और वज़ीर आला सिंध ने CARTS की जदीद रिहायशी सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। कुरंगी में ऑटिज्म से मुतासर अफराद के लिए जदीद रिहायशी मरकज़ कायम। मुराद अली शाह ने कहा, CARTS रेजिडेंशियल पाकिस्तान का ऑटिज्म के लिए पहला खुसूसी रिहायशी मरकज़ है। ऑटिज्म से मुतासर बच्चों के लिए महफूज और मायारी रिहायशी सहूलत फराहम होगी। रिस्पेक्ट केयर से वालिदैन को मुख्तसर मुद्दत के लिए निगहदाश्त से रिलीफ मिलेगा। आसिफा भुट्टो बोली, CARTS पोर्टल से ऑटिज्म से मुतालिक खदमात तक रसाई आसान होगी। शमूलियती माशरा वही है जहाँ किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, खुसूसन अफराद को बाइख्तियार बनाना महज़ब माशरे की पहचान है। आसिफा भुट्टो और मुराद अली शाह ने ऑटिज्म से मुतासर बच्चों की सलाहियतों को सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कुरंगी में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग आमद हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी हाँ, देखेंगे कुरंगी में सिंध हुकूमत का सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग CARTS है। आज जब से थोड़ी देर कबल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस सेंटर का दौरा किया। यहाँ पे सेक्रेटरी ताहा फारूकी और इरम रिजवान और दीगर ने जो है इनका इस्तकबाल किया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने रिहायशी सहूलत का भी इफ्तिताह कर दिया है। कुरंगी में ऑटिज्म से मुतासर अफराद के लिए जदीद रिहायशी सहूलत का क़याम खुसूसी अफराद की इस्लाह का अहम इक़दाम है, ये कहना था आसिफा भुट्टो जरदारी का। और इनको यहाँ पे एक ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से CARTS रेजिडेंशियल पाकिस्तान में ऑटिज्म के लिए पहला खुसूसी रिहायशी मरकज़ है। और CARTS रिहायशी मरकज़ ऑटिज्म से मुतासर बच्चों को महफूज और मयारी रिहाइश का सहूलियात फराहम करेगा। CARTS में शदीद तबीयत के रवियों के हामिल बच्चों के लिए रिस्पाइट केयर की सहूलत फराहम की जाएगी। वालिदैन को मुख्तसर मुद्दत के लिए बच्चों की निगहदाश्त से रिलीफ फराहम करना रिस्पाइट केयर प्रोग्राम का एक मकसद है, जिसमें सरपरस्तों से महरूम ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल केयर की सहूलत भी मौजूद होगी। तो इसके मुख्तलिफ शोबाजात का जो है बीबी आसिफा भुट्टो ने जो है दौरा किया और मुख्तलिफ सहूलियात का जो है वो जायज़ा लिया है। और CARTS रेजिडेंशियल फैसिलिटी खदोखाल सहूलियात की से उनको एक ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने यहाँ एक मुख्तसर तकरीब हुई है, उसको बाकायदा खिताब किया है। और बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। इनका ये कहना था कि ऑटिज्म से मुतासर बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, उन्हें आगे बढ़ने के भरपूर मौके देना होंगे। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया।
के इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली 22 घंटे बाद बहाल कर दी। बिजली बहाली के बाद पिपरी से पानी की फराहमी दोबारा शुरू। पिपरी पंपिंग स्टेशन की बंदिश से 133 मिलियन गैलन पानी मुतासर। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक केबल चोरी के बायस पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली 22 घंटे बाद बंद रही है, जो कि अब बहाल हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक ने 22 घंटों की तवील बंदिश के बाद पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली को बहाल कर दिया है। बिजली की बहाली के फौरी बाद पिपरी से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी दोबारा शुरू कर दी गई है। पिपरी पर बिजली की तवील बंदिश के बाद शहर को मजमूई तौर पर 133 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर हुई। इस हवाले से मजीद बताएंगे एहसन अब्बासी। जी एहसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज के इलेक्ट्रिक की केबल चोरी होने के बायस अचानक ब्रेकडाउन का सामना रहा वाटर कॉर्पोरेशन के पिपरी पंपिंग स्टेशन को, जिसके बायस बिजली मुअत्तल हुई और कराची शहर को तकरीबन 150 मिलियन गैलन जो है वो पानी की कमी का सामना हुआ। वो जो सप्लाई थी वो एकदम से बंद हुई है, जिससे पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली बंद होने से लांडी, कोरंगी, मलीर, इब्राहिम हैदरी और अतराफ के इलाकों की जो पानी की सप्लाई थी वो मुतासर हुई है। गुज़िश्ता रोज ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हुक्काम ने हंगामी बुनियादों पर के इलेक्ट्रिक से रब्ता किया और फौरी तौर पर जो है वो केबल की जो बहाली है उसकी यकीन दहानी कराई गई कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की जानिब से, जो कि आज 22 घंटे के बाद नई केबल जो है वो लगा दी गई और उसके बाद जो है वो पंपिंग की बिजली बहाल हुई। बहाल होते ही फौरी तौर पे सप्लाई जो है वो पंपिंग स्टेशन से बहाल कर दी गई है। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम की जानिब से बताया गया कि 133 मिलियन गैलन पानी जो कमी का सामना था उसको जो है वापस बहाल कर दिया गया है। शहर के वो मुतासर इलाके जहाँ पे 2 रोज से पानी की आवाम को किल्लत का सामना था, बिजली की बंदिश के बायस वहाँ की सप्लाई बहाल हो गई है। अब वो कल तक वो तमाम उन इलाकों में जहाँ की सप्लाई मुतासर हुई थी वहाँ का पानी जो है वो मामूल के मुताबिक कर दिया जाएगा। बिजली की केबल जो है वो इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से तब्दील कर दी गई है और उसके बाद जो सप्लाई है वो मामूल के मुताबिक आ चुकी है। जी ठीक है एहसन, आपका शुक्रिया। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। मटर 640 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। सब्जी फरोशों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सब्जियों की कीमतों में भी पड़ रहे हैं, जबकि आलू की कीमत में कमी देखी गई। मार्केट में मटर की कीमत 560 रुपए से बढ़कर 640 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि टमाटर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन अदरक की कीमत 480 रुपए फी किलो, शिमला मिर्च 400 रुपए और लीमू 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब आलू की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है, जो 60 रुपए से कम होकर 40 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की तरसील के अखराजात बढ़ रहे हैं, जिसका बराह रास्त असर सब्जियों के निर्खों पर पड़ता है। सब्जी फरोशों के मुताबिक अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर कम न हुआ तो सब्जियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पहले ही महंगी हैं, ऐसे में सब्जियों के बढ़ते निर्ख भी घरेलू बजट को मुतासर कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के तलबा सरकारी कॉलेजों में भी पीछे क्यों? कराची के टॉप 10 सरकारी कॉलेजों में सरकारी स्कूल्स के तलबा की नुमाइंदगी इंतहाई कम। टॉप 10 सरकारी कॉलेजों में 93% तलबा निजी स्कूलों से आए। सरकारी स्कूलों से मैट्रिक करने वाले तलबा का हिस्सा सिर्फ 7% रहा। कराची के 10 सरकारी कॉलेजों में 13,211 दाखिले हुए। 13,211 में सिर्फ 947 तलबा सरकारी स्कूलों से आए। आदमजी कॉलेज में 613 दाखिलों में सिर्फ 28 सरकारी स्कूल्स के तलबा रहे। डीजे सिंध साइंस कॉलेज में 1,258 दाखिलों में सिर्फ 44 सरकारी स्कूल्स के तलबा। सरकारी गर्ल्स कॉलेजों में भी निजी स्कूल्स की तालिबात की अक्सरियत। सरकारी कॉलेजेस में सरकारी स्कूल्स के तलबा की कम नुमाइंदगी तशवीशनाक करार। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुबैर राशिद से। जुबैर, आगाह कीजिएगा, इतनी कम तलबा के अदाद शुमार सामने आए हैं? बिल्कुल, देखें ये एक सवालिया निशान है। सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम पर बड़ा सवाल जो है वो उठ चुका है। कराची के टॉप सरकारी कॉलेजों में दाखिले की शरह इंतहाई कम देखने को आई है। कराची के सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम तशवीशनाक। टॉप सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 7% तलबा दाखिला ले सके, जबकि सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम का पोल खुल गया है। सरकारी कॉलेजों में 93% दाखिले निजी स्कूलों से हुए, जबकि कराची के 10 बड़े सरकारी कॉलेजेस में 13,211 दाखिलों में से सिर्फ और सिर्फ 947 सरकारी स्कूलों के तलबा शामिल हैं, जबकि आदमजी साइंस कॉलेज में 613 दाखिलों में से सिर्फ 28 तलबा सरकारी स्कूलों में से दाखिला ले सके। डीजे सिंध साइंस कॉलेज में 1255 से जायद में से सिर्फ और सिर्फ 44 तलबा सरकारी स्कूलों में से शामिल रहे, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में 801 दाखिलों में से सिर्फ 28 तलबा सरकारी स्कूलों से दाखिला लिया।
गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज नाजिमाबाद में 1317 में से सिर्फ 60 तलबा सरकारी स्कूलों में जो है वो शामिल रहे। इसी तरीके से जो सरकारी कॉलेजेस हैं खवातीन के, उसमें भी यही सूरत हाल देखने को नजर आई है कि ठीक है जुबैर, आपका शुक्रिया। दलबदीन एयरपोर्ट का रनवे 1 साल तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद। पीएए ने दलबदीन एयरपोर्ट के रनवे से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पीएए के मुताबिक रनवे नंबर 1331 1 साल तक परवासों के लिए दस्तयाब नहीं होगा। दलबदीन एयरपोर्ट रनवे की बंदिश से तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया। आपको बताएं, दलबदीन एयरपोर्ट का रनवे 1 साल तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है। पीएए ने दलबदीन एयरपोर्ट के रनवे से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पीएए के मुताबिक रनवे नंबर 1331 1 साल तक परवासों के लिए दस्तयाब नहीं होगा। दलबदीन एयरपोर्ट रनवे की बंदिश से तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया है। जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र में 5% माहाना इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र सालाना बुनियाद पर 13% बढ़ गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 63 करोड़ 10 लाख डॉलर भेजे। जून में 3 अरब 47 करोड़ 50 लाख डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। जुलाई 2025 में तरसीलात ज़र 3 अरब 21 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। जुलाई में सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र मौसूल हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। जी, मरकजी बैंक के मुताबिक जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 5%, सालाना बुनियाद पर 13% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 26 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स ने 3 अरब 63 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर वतन भेजे हैं। जून 26 में तरसीलात ज़र 3 अरब 47 करोड़ 50 लाख डॉलर मौसूल हुई थी, जबकि जुलाई 25 की बात की जाए 1 साल पहले तरसीलात ज़र 3 अरब 21 करोड़ 50 लाख डॉलर रही थी। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से जो तरसीलात ज़र 91 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हुई है जुलाई 26 में। और जुलाई 26 में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 10%, सालाना बुनियाद पर 11% का इजाफा हुआ है। और जून में जो जुलाई में देखा जाए कि यूएई से तरसीलात ज़र 73 करोड़ 70 लाख डॉलर रही हैं, बरतानिया से 55 करोड़ 50 लाख डॉलर, अमरीका से 31 करोड़ 70 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, रियाज अहमद जखरानी सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी कानून रियाज अहमद जखरानी का तबादला कर दिया गया। रियाज अहमद महकमे कानून से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुंतकिल। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का खाली ओहदा पुर कर दिया गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रियाज अहमद जखरानी का तबादला। रियाज अहमद जखरानी सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा खाली था। रियाज अहमद जखरानी के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ओहदा खाली हो गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रियाज अहमद जखरानी सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर कर दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी कानून रियाज अहमद जखरानी का तबादला कर दिया गया। रियाज अहमद जखरानी महकमे कानून से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुंतकिल हो गए हैं। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का खाली ओहदा पुर कर दिया गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रियाज अहमद जखरानी का तबादला। रियाज अहमद जखरानी सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा खाली था। रियाज अहमद जखरानी के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ओहदा खाली हो गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तकानून तबादलों का सिलसिला। एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रियाज अहमद जखरानी का तबादला। रियाज अहमद जखरानी सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा खाली था। रियाज अहमद जखरानी के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का ओहदा खाली हो गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।